Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So I am back with the writing practice session और आज है हमारा उसका डे नंबर 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फाउंडेशन में सेक्शन नंबर्स लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट अगर आपको अच्छे से आंसर प्रेजेंट करने हैं और 60+ स्कोर करना है तो आप कुछ सेक्शन नंबर्स अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्ट वाइज आपके सामने कुछ सेक्शन नंबर्स की लिस्ट लाई हूँ। ठीक है, अगर ये याद होते हैं तो कर लो। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं होते तो छोड़ देना। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा है नहीं फाउंडेशन में कि लिखना ही है सेक्शन। जो याद हो रहा है वो लिख दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो मेनली ये कुछ डेफिनेशंस के ही हैं, ये बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारी 4 मेन डेफिनेशंस हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। ठीक है, इनके सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट का, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफर का, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी एक्सेप्टेंस का, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कंसिडरेशन का। ठीक है, सेक्शन 11 है आपका कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन कौन होंगे? जो मेजर होगा, ठीक है, 18+, जो साउंड माइंड का होगा, ठीक है, और नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है, 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इंडिविजुअल क्या होगा आपका? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 14 आपका है फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, कॉन्सेंट मतलब एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है जी, और देखो कॉन्सेंट आपका फ्री कब कब नहीं होगा? जब वो कॉर्जन से हुआ होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ होगा, फ्रॉड से हुआ होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ होगा और मिस्टेक से हुआ होगा। ठीक है, अब देखो मिस्टेक का सेक्शन याद मत करना, वैसे 20, 21, 22 है उसके। ठीक है, सेक्शन 3 आते हैं उसमें, बट मेनली आपने क्या करना है? कॉर्जन का याद रखना 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16, फ्रॉड का 17, मिसरिप्रेजेंटेशन का 18। ठीक है, ईजी हो जाएगा याद, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और ये 11 वाला याद रख लेना आपने, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बहुत बार बीच बीच में कहीं पे भी छोटा सा आपका केस लॉ भी बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं पूछ ही लेंगे। ठीक है, कि जैसे कुछ भी केस लॉ देंगे कि ऐसा था और ऐसा आया, अब बताओ। तो सबसे पहले आपको वो छोटा सा ब्रेक करके ये बताना पड़ेगा कि कंपीटेंट होता कौन कौन है, तो आप ये वाला सेक्शन वहाँ लिख देना। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 23। ठीक है, जिसके अंदर एक्सेप्शंस के अंदर कवर होता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? देखो जैसे आप कर रहे हो ट्रेड ऑफ फेलनी, ठीक है, मतलब ग्रेव क्राइम। ग्रेव मतलब क्राइम को दबा देना। ठीक है, समझो मैं हूँ, ठीक है, मैंने किसी को अपनी कार से उड़ा दिया, अब मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? ठीक है, मेरे पे तो केस भी कर सकता है कोई, पर मैं क्या बोल रही हूँ? अरे भाई प्लीज़ केस मत करना, तू केस मत कर ले, पैसे ले ले। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ये है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और ये वॉइड हो जाएगा कि मैंने पहले तो भाई क्राइम कर दिया, अपने क्राइम को दबा रही हूँ पैसे देके। ठीक है, अगर वो कंपाउंडेबल हुआ, ठीक है, तो वो नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। अगर वो अनकंपाउंडेबल हुआ तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। उसके बाद आपका आता है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। अब देखो मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैं श्रेया कह रही हूँ, ये भाई मैंने ना ये फाउंडेशन वाले बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, अब मुझे पद्म विभूषण दे दो भाई तुम। ठीक है, अब तुम बताओ कि मतलब इस चीज़ का मैं ले सकती हूँ, इस चीज़ में नहीं, क्योंकि वो एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है। ठीक है, जो देश के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया है ना, पढ़ाना इज नॉट देश के लिए कुछ करना अभी के लिए। ओके, तो या फिर ये हो गया हमारे पास टाइटल्स वाला। ठीक है, और दूसरा जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने किसी पब्लिक सर्वेंट को बोला, ठीक है, कि तू ये वाला सीट छोड़ दे, रिटायर हो जा। ठीक है, ताकि मैं अपने किसी रिलेटिव को ये वाली सीट दिला दूँ, तो ये क्या है? ट्रैफिकिंग कर रही हूँ मैं, है ना, तो ये भी वॉइड हो जाएगा। फिर आपके आते हैं मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं नेगोशिएट कर रही हूँ किसी मैरिज को रिवॉर्ड के लिए तो वो भी वॉइड हो जाता है। ये 3 आपके 23 सेक्शन 23 के में आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने याद कर लेना है। फिर आपका आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, जिसके एक्सेप्शंस आती हैं 2, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपका आएगा सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट आएगा। ठीक है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आपका आता है ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट्स, सेल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट एंड फ्रांसिस। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ओके, और आफ्टर दैट आपका आया सेक्शन 30 है आपका वेजरिंग एग्रीमेंट्स का। सेक्शन 27 आपका एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सेक्शन 59 से 61,
इसमें आप एडजस्ट कैसे करोगे, देखो आपके पास 3 आएंगे, ठीक है, जहाँ पे डेट को डिस्चार्ज किया होगा, ठीक है, वेयर डेट डिस्चार्ज होगा आपका इंडिकेटेड होगा, ठीक है, एक होगा नॉट इंडिकेटेड, और जहाँ पे कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा सेक्शन 59 आपका, जहाँ पे डिस्चार्ज इंडिकेट किया होगा, ठीक है, डेट डिस्चार्ज, और सेक्शन 60 आपका आएगा जहाँ नहीं किया होगा, और 61 आपका आएगा जहाँ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ठीक है। तो ये भी बढ़िया से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 31 आपका आ गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, 126 गारंटी की, 148 बेलमेंट की, और 172 प्लेज की, ठीक है। आई डोंट थिंक मेरे को भी ये डेफिनेशंस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लेना, डेफिनेशंस तो आनी ही चाहिए और प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ आनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेन कीवर्ड्स आपके ख़त्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो नेक्स्ट आपका आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, जिसमें सेक्शन 9 एंड 10 आपका असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस वाला है, ओके। तो अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पार्टीज। अब जहाँ पे प्राइस नहीं डिटरमाइन किया होगा वहाँ पे क्या है, बायर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 आपका कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेक्शन 12 क्लॉज 2 कंडीशन, 12 क्लॉज 3 वारंटी, सेक्शन 45 क्लॉज 1 आपका अनपेड सेलर, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर इसका ब्रीच होता है तो आप क्या क्या ले सकते हो, कैंसिल कर दोगे पहले तो, प्लस आप ले लोगे डैमेजेस। बट वहीं अगर वारंटी, ठीक है, वारंटी क्या होता है, कोलेट्रल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल मतलब एक एडिशनल स्टिपुलेशन, ठीक है, स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एडिशनल स्टिपुलेशन जो होगी आपकी, ठीक है, अगर उसका ब्रीच होता है तो आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपका हो गया कंडीशन और वारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेड सेलर आपका कौन होता है, जहाँ पे बायर जो है फेल हो जाता है, ठीक है, या फिर रिफ्यूज़ कर देता है पे करने के लिए सेलर को, तो उस सेलर को आप क्या मानते हैं, अनपेड सेलर। इसमें 2 आपके आते हैं ना कि डीम कब माना जाएगा अनपेड सेलर को, वो भी याद कर लेना, ठीक है। पहला आपका है कि द होल प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, है ना, एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। दूसरा आपका था बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, है ना, एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द रीज़न ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, ठीक है। पहला क्या होगा कि पूरा का पूरा प्राइस नहीं दिया गया हुआ है और सेलर जो है इमीडिएट एक्शन ले सकता है। सेकंड आपका है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो था या फिर कोई अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो रिसीव हुआ एज अ कंडीशनल पेमेंट, ठीक है, बट आगे क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ और उसका रीज़न डिसऑनर का या फिर जो भी था कुछ भी अदरवाइज, है ना, उसकी वजह से, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमारे सेलर को अनपेड माना जाएगा, जहाँ पे बायर मना कर देगा या फिर रिफ्यूज़ कर देगा पे करने के लिए, जहाँ पैसे नहीं मिले, सिंपल, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लेना और इसका सेक्शन नंबर भी याद रखना, ठीक है। क्या है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। चलो जी आगे बढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। तो इसमें आपने अच्छे से सेक्शन 4 आपका पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। सेक्शन 23 आपका इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, ठीक है। सेक्शन 24 इफेक्ट्स ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ठीक है। 30 है आपका माइनर एडमिट किए हैं हमने बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। सेक्शन 32, 33, 34 आपका है रिटायरमेंट, एक्सपल्जन और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सेक्शन 69 आपका कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये वाला याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है। और सेक्शन 23 और 24 भी अच्छे से याद कर लेना। सेक्शन 30 में से भी आपका क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका LLP एक्ट 2008 में आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला जो पोर्शन है ना, वो 2 सेक्शंस में दे रखा होगा, अच्छे से पढ़ लेना उसको, ठीक है। एंड देन आपका आता है द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 आपका कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में अगर आपको सेक्शन याद नहीं होंगे ना तो कोई बात नहीं, बट वहाँ से रेफरेंस केस लॉ सारे याद कर लेना। फिर आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 प्रोमोटर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 OPC, सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, सब सेक्शन 85 स्मॉल कंपनी और सब सेक्शन 71 पब्लिक कंपनी, ठीक है। और उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कंपनीज एक्ट से ना आपको जितने भी आपके जैसे कॉर्पोरेट वेल हैं, ठीक है, जितने भी इंडोर मैनेजमेंट वाले, वो सब चीज़ें याद करनी है,
क्योंकि मोस्टली आप लोगों को वही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे याद होता है करो, नहीं हो रहे तो इन सबको छोड़ो, ठीक है। करने हैं तो आप ये कर सकते हो, बट इसके अलावा आपको जो केस लॉ हैं, ठीक है, जो रेफरेंस केस लॉ हैं और मेन जैसे कॉर्पोरेट वेल हो गया, ठीक है, उसका लिफ्टिंग वगैरह, इंडोर मैनेजमेंट वाला, वो सब याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये आ गया हमारे पास सेक्शन 4, ये तो याद कर लेना भाई, ये तुम कर सकते हो याद, ठीक है। सेक्शन 4 आपका है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 6 आपका है चेक, सेक्शन 46 इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, ठीक है। कि सेक्शन 5 मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि मेरे से रह गया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सेक्शन 4, 5, 6 ये तो तुम्हें याद रहने चाहिए, समझ आई। उसके बाद सेक्शन 46 आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन वाला, ठीक है। 138 से 142 रट लो भाई, केस लॉ बन जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है, पूछ ही लिया जाता है मैक्सिमम टाइम, तो इसके सेक्शन तो रट ही लेने तुमको, ठीक है। 138 में आपका डिसऑनर ऑफ चेक्स और फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट से लेके आगे तक जितने भी इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा जो होगा कवर होगा, ठीक है। कंपनसेशन का, उसके बाद आपका कब वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। सेक्शन 117 में आपका आएगा रूल्स ऑफ कंपनसेशन, ओके। जो हमारे 4 हैं, ठीक है। पहला क्या है, अमाउंट जो ड्यू होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, एक्सपेंसेस जो इनकर किए होंगे प्रेजेंटिंग में, नोटिंग में, प्रोटेस्टिंग में, इंटरेस्ट आपका 18% पर एनम फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू डेट ऑफ रियलाइजेशन, और अगर फॉरेन करेंसी है तो आप क्या लेते हैं, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, ठीक है। वो 4 रूल्स ऑफ कंपनसेशन आपने याद कर लेने हैं। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर जो आप याद कर सकते हो वो कवर होते हैं, जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करा दिए, ठीक है। डेफिनेशंस आप लोग कवर कर लेना, और आज के लिए इतना ही। मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस दे देती हूँ 5, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरे से वो चेक कराने होंगे मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और मोस्टली अगर टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे मेरे ये देख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा तो मैं ग्रुप में कर दूँगी, ओके। और बाकी अगर किसी को करवाने होंगे तो ये फ्री है, ठीक है, मेरे को भेज देना, मैं कर दूँगी चेक, डोंट वरी। और अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, बाय बाय।